नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। लोकसभा और 4 राज्य विधानसभाओं के चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही शनिवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग चुनाव में लड़ने वाले दलों और उम्मीदवारों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत निर्देश जारी करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राजनीतिक दलों और नेताओं से चुनाव आचार संहिता का सख्त पालन करने को कहा है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की बैठकों, जुलूसों, मतदान के लिए राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के आचरण, मतदान केंद्र, पर्यवेक्षकों, चुनाव घोषणा पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देशों के अनुसार सभी दलों और उम्मीदवारों को भ्रष्ट आचरण से दूर रहने को कहा गया है और भ्रष्ट आचरण में मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना, मतदाता केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ ही समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें करना शामिल है। चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की दीवार आदि का उपयोग उसकी अनुमति के बिना झंडा दंड लगाने, बैनर लटकाने, नोटिस चिपकाने, नारे लिखने में ना किया जाए। राजनीतिक दल और उम्मीदवार ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में बाधा उत्पन्न ना करें। एक पार्टी द्वारा जारी किए गए पोस्टर को दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हटाएंगे। ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आचार संहिता आपको बता दें कि लागू हो चुकी है कल से और सख्ती से इसका पालन किया जाए, ये सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। ऐलान के बाद आपको बता दें कि अब आचार संहिता लागू हो चुकी है। लखनऊ से संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुलदीप पीलीभीत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्व प्रताप सिंह अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत संदीप से करते हैं। संदीप, अगर हम यूपी की बात करें और आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है और कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। आचार संहिता का उल्लंघन करना माफी के योग्य नहीं होगा, कड़ी कार्रवाई होगी और इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ राजनीतिक दलों से सुनिश्चित कराने को भी कहा गया है कि किसी भी तरीके की कोई गतिविधियां ऐसी ना हो जो कि इस दायरे में ना आती हो। अनम्यूट कीजिएगा। डेटों का ऐलान हुआ, उसके बाद से चुनाव आचार संहिता जो है लगा दी गई और उसके बाद से अब जो है अगर बात की जाए तो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से लगातार जो है अब सड़कों पर वो अधिकारी नजर आ रहे हैं और जहां पर भी बड़े बड़े बैनर, पोस्टर जो लगाए गए हैं, कार्यालय के बाहर लगाए गए हैं, उन पोस्टरों को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ में सड़कों पर पुलिस जो है चेकिंग अभियान चलाई जा रही है कि किसी की भी गाड़ी में ब्लैक फिल्म लगी ना हो या जो निर्देश हैं, जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसका कितना पालन होता है, उन तमाम चीजों को लेकर के अधिकारी जो है वो सड़कों पर खड़े होकर के नजर आ रहे हैं। कल देर रात ही सड़कों पर वो अधिकारी जो है नजर आए और अधिकारियों ने लगातार जो है अभियान चलाते हुए संगीन अभियान चलाया गया। इसके साथ ही साथ जहां पर भी बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, बैनर लगाए गए थे, उन पोस्टर बैनरों को हटाया गया। साथ ही साथ में चेकिंग अभियान चलाए गए। इसके साथ कार्यालयों में भी उन चीज़ों को देखा गया जहां पर बैनर, पोस्टर जहां बिकते हैं, यानी कि जहां पर सेल होते हैं, उन पे भी कार्रवाई के आदेश है। तो इसकी तरह से जिस तरीके से पूरी तरीके से चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से लगातार जो कड़े निर्देश हैं उनका पालन अधिकारी करने शुरू कर दिए हैं और शायद यही एक वजह है कि लखनऊ में देर शाम से ही जो है सभी अधिकारी सड़कों पर होते हुए नजर आए, चाहे वो नगर निगम की टीम हो या जिला प्रशासन की टीम हो या फिर एलडीए की टीम हो। लगातार सभी की टीमें जो है वो बाहर नजर आई। ऐसे में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी कल कड़े निर्देश जारी किए हैं कि जिस तरीके से लगातार शाम को जो है पुलिस जो है चेकिंग अभियान चलाएगी। इसके साथ साथ वो ऐसी वो जगह, संवेदनशील जगह होंगी जहां पर पुलिस गश्त देती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही साथ में और जहाँ पर वे भीड़ भाड़ ऐसी जगह होंगी जहाँ लोग इकट्ठा होते वहाँ पे लोगों को हटाया जाएगा। तो साफ है कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से लगातार जो है अधिकारियों को सड़कों पर उतरने को निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ में उन तमाम चीज़ों को निर्देशित किया गया है जो गाइडलाइन का पालन करते हैं। इसके साथ ही साथ जहाँ पर अवैध असलहे हैं, अवैध शराब की बिक्री होती, वहाँ पर पूरी तरीके से अभियान चलाने को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो जहाँ पर शस्त्र बिकते हैं उनके लाइसेंस को एक बार फिर से रिन्यूअल और देखने की पूरी तरीके से निर्देशित किया गया है। तो इसी तमाम चीज़ों को जो पालन करना चाहिए उसको लेकर के निर्देश जो जारी किए गए हैं, अधिकारी सड़कों पर उतर के वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं।
ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। अमित शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, अगर हम कानपुर की बात करें तो क्या स्थिति है, आचार संहिता का किस तरीके से पालन करवाया जा रहा है? जैसे ही लागू हुई है, कानपुर पुलिस सतर्क हो गई है। चेकिंग अभियान जोरों शोरों पर चल रहा है और जहां भी प्रचार सामग्रियां लगाई गई थी उन्हें हटवा दिया गया। ऐसे में पुलिस अब सतर्क हो चुकी है, किसी तरीके की कोई आचार संहिता को लेकर उल्लंघन न कर सके। इसको लेकर जगह जगह सर्च अभियान किए जा रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं उनके पास भी कड़ी नजर रखी जा रही है, किसी तरीके का आचार संहिता का उल्लंघन ना कर सके। अब आचार संहिता जैसे ही लगी है तो प्रत्याशियों ने भी अपनी होर्डिंग, अपने बैनर हटवा लिए और अपने जनसंपर्क में जुट गए हैं। जी अमित, क्या गतिविधियां हैं पुलिस की? देखिए, चारों तरफ चेकिंग अभियान चलाए गए और जो संदिग्ध लोग थे उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। ऐसे में जो चुनाव में जो डिस्टर्ब कर सकते हैं उन्हें चिन्हित किया है पुलिस ने। जो शस्त्र लाइसेंस थे उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। तो ऐसे में पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। जी, और अगर हम बात करें लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है इस पर? देखिए, लोगों का रिएक्शन ये है कि यहाँ पर चौथे चरण में चुनाव होना है। कानपुर में चौथे चरण में चुनाव होगा तो अभी जो प्रचार है वो अभी स्लो है। ऐसे में लोग अभी विचार बना रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का मन अलग अलग दिशा की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में अभी चौथे चरण का लंबे समय होने के कारण अभी प्रतिक्रिया सामने कम आई है। जी, राजनीतिक दलों की क्या कुछ तैयारियां है अमित? देखिए, राजनीतिक दलों में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। तो ऐसे में जो कानपुर के अकबरपुर की सीट है वो सपा के खाते में चली गई है और कांग्रेस के खेमे के कुछ लोग नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। तो वहीं सपा को लड़ाते नजर आ रहे हैं और भाजपा की टिकट जो है वापस भोले को मिली है। तो उनके समर्थक जोरों शोरों से भाजपा को लड़ाने में लगे हुए हैं। जी, ठीक है, अगर चुनाव आचार संहिता की हम यहाँ पर बात करें तो प्रशासन जिस तरीके से यहाँ पर अलर्ट मोड पर भी नजर आ रहा है और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो उस पर भी खास ध्यान रखा जा रहा है। तो क्या ये जो होर्डिंग्स और बैनर है जिनको लेकर मना किया गया है कि दीवारों पर भी बिना पूछे पोस्टर नहीं चिपका जाएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर किस तरीके से प्रशासन नजर रख रहा है? देखिए, जैसे ही आचार संहिता लागू हुई तो कानपुर का नगर निगम और अन्य संस्थाएं मिलकर जहां जहां होर्डिंग पोस्टर लगे थे उन्हें हटवा दिया गया। वॉल पेंटिंग जहां जहां हुई थी उन्हें वापस रिमूव कर दिया गया। ऐसे में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। जहां जहां होर्डिंग लगी थी, पहले तो कुछ होर्डिंगें प्रत्याशियों ने खुद हटवा ली, लेकिन जहां जहां प्रत्याशियों ने होर्डिंग नहीं हटाई थी तो कानपुर प्रशासन ने उन होर्डिंगों को और बैनरों को हटवा दिया है। जी, ठीक है अमित, वापस आएंगे आपके पास। कुलदीप कुमार हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। कुलदीप, अगर हम पीलीभीत की बात करें तो क्या कुछ आचार संहिता को लेकर तैयारियां? जैसा कि पीलीभीत में पहले ही चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है, तो ऐसे में जैसे ही आचार संहिता लगी थी तो प्रशासन एक्शन मोड में आ गया था और जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं सभी दल बल के साथ निकल पड़े थे और चौराहों से, मुख्य मार्गों से पोस्टर बैनर उतरवाना क्योंकि बुलडोजर के साथ उन्होंने शुरू कर दिया था। और कल ही जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने मीटिंग्स की और जितने भी राजनीतिक दल है उनके साथ मीटिंग करके उनको भी जो आदर्श आचार संहिता है उनके नियम समझा दिए थे और लगातार एक्शन मोड में जिला प्रशासन है और लगातार चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से तेज कर दी गई हैं क्योंकि पीलीभीत में पहले ही चरण में मतदान होना है और यहाँ लगभग 18,20,000 मतदाता मतदान करेंगे, जिनके लिए 1242 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सभी पे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और सर्विलांस की टीमें हैं, स्टैटिक सर्विलांस की टीमें हैं, वीडियोग्राफी की टीमें हैं, बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई हैं, टीमें गठित कर दी गई हैं और पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। जी, ठीक है। विश्व प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। विश्व प्रताप जी, आवाज आ रही है आपको? विश्व प्रताप जी, सुन पा रहे? ठीक है, विश्व प्रताप जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विश्व प्रताप जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो है घोषणा की है, आचार संहिता पूरी तरीके से लागू हो गई है। प्रशासनिक जो टीमें हैं लगातार जो है नजर बनाई हुई है। शहर में जो होर्डिंग्स लगे हुए थे, चुनाव प्रचार संबंधी तमाम जो सामग्री थी नगर निगम के द्वारा वो लगातार जो है उतारी जा रही है। वहीं जो है जिलाधिकारी और एसएसपी ने सख्त लहजे में कह दिया कि कोई भी अगर आचार संहिता का पालन करता नहीं दिखाई देगा तो उसके खिलाफ जो है सख्त जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी विश्व प्रताप जी, अगर हम बात करें तो आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसके लिए प्रशासन कितना तैयार नजर आ रहा है? नजर आ रहा है सड़कों पर?
बिल्कुल, देखिए कि नगर निगम ने 4 टीमों का गठन किया है और 4 टीमें गठित करने के बाद में जो 48 घंटे का समय जो है प्रशासन ने नगर निगम को दिया कि 48 घंटे के अंदर शहर में जितने भी होर्डिंग्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पोस्टर्स, बैनर्स हैं, तमाम तरीके की जो चीजें लगी हुई हैं वो शहर से जो है पूरी तरीके से हट जाएंगी। उसके अलावा शहर में संवेदनशीलता को देखते हुए धारा 144 भी लागू है, जिसके मद्देनजर जो भी अराजक तत्व हैं उन्हें पहले से ही चिन्हित कर लिया गया है। जी विजय प्रताप जी, अगर हम बात करें तो जनता की क्या प्रतिक्रिया आई है? लोकसभा चुनाव है, महापर्व है। बिल्कुल, देखिए अगर जनता की माने तो सीधे तौर पे अभी तक बीजेपी का जो है कोई प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया गया है। जो है सपा से जो सीट मिली है वो जो है कांग्रेस पूर्व में 3 बार के विधायक रहे और 1 बार के सांसद रहे विजेंद्र सिंह। गठबंधन का कितना असर देखने को मिल रहा है विजय प्रताप जी? बिल्कुल, देखिए कि जनता की राय अभी फिलहाल जो कहीं बीजेपी की तरफ है। अलीगढ़ के जो सांसद है, दिग्गज सांसद सतीश गौतम, तो हालांकि उनकी संभावना अभी तक जो है जताई जा रही थी, लेकिन कहीं लग रहा है कि उनकी कंटिन्यू की संभावना है, लेकिन अभी जो है संभावित प्रत्याशी की घोषणा बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और संदीप जी, अगर हम बात करें तो यूपी की राजनीति जो है वो राजधानी लखनऊ पर केंद्रित है। अखिलेश यादव भी वही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वही है। और अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव की एक अगर हम बात करें तो यूपी के दिशा और दशा तय करता है, ये हम जानते हैं। अब अगर हम यहाँ पर गठबंधन की बात करें तो जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है या जिस तरीके से कांग्रेस को जो सीटें दी गई है या समाजवादी पार्टी ने अपने पाले में जो सीटें रखी, और ये हम जानते हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की एक कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर विपक्षी दल की भूमिका में समाजवादी पार्टी है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी इस पर काम करेगी, साथ ही साथ कर रही है, या फिर ये जो गठबंधन के साथ काम करने की बात कही जा रही है, क्या ये आगे फॉर्मूला काम करेगा? देखिए इसी बिल्कुल जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव की तैयारियों की हम बात कर रहे थे अब से कुछ ही देर पहले, और इसके साथ चुनाव आचार संहिता की बात कर रहे थे, और हम ये भी बात कर रहे थे कि कैसे गठबंधन आगे बढ़ेगा। इन तीनों प्रश्नों की हम बात करते हैं और इन तीनों की बात करेंगे हम, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि इस बार चुनाव आचार संहिता लगाई गई है और आदर्श चुनाव संहिता की अगर हम बात करते हैं तो इस बार 7 चरणों में चुनाव होने हैं। काफ़ी लंबा समय है, काफ़ी लंबा वक्त होगा अधिकारियों के पास में कि कैसे संभाल पाए, यानी कि 2 महीने का जो समय है और 2 महीने तक कैसे चला पाएंगे, पूरी तरह से आचार संहिता को कैसे निभाया जाएगा, कैसे इसका निर्वहन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर प्रश्न चिन्ह भी उठाया कि बड़े लंबे चरणों में लेकर के गए हैं, 7 चरणों में लेकर गए हैं, कुछ ज़्यादा ही समय खींच दिया गया, इनको 2 या 3 चरणों में इनको पूरे चुनाव को निपटा देना चाहिए था। तो ऐसे में मायावती ने सवाल उठाए, इसके साथ साथ कांग्रेस ने सवाल उठाए। फिर हम बात करते हैं अखिलेश यादव की, उन्होंने भी सवाल उठाए कि लंबा वक्त गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा समय गुजरेगा चुनाव में, तो कम समय में चुनाव होता तो और बेहतर होता। तो ये बात कहते हुए नजर आए। दूसरी हम ये तो हो गई बात चुनाव आचार संहिता की, इस गठबंधन की बात करते हैं। तो जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक होकर के इस बार लोकसभा के चुनाव लड़ने का पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक कांग्रेस ने एक भी अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, यानी कि 17 प्रत्याशी कांग्रेस को मिले हैं और 17 प्रत्याशियों को मैदान में अब तक उनको उतार देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। ये सबसे बड़ी बात है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूले के साथ में आगे बढ़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो पीडीए का उनका फार्मूला है उसके अंतर्गत चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक की हम बात करते हैं लगभग 26 से 27 टिकट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से बांटे जा चुके हैं। हम अगर बदायूं की बात करते हैं तो बदायूं में जहां पर शिवपाल को चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है, इसके साथ ही साथ में हम कन्नौज की जो हम जिक्र कर रहे हैं, कन्नौज में ये साफ हो चुका है कि अब अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो क्योंकि जहां मनोज जो उनके भाई हैं उनको चुनाव लड़ाने, धर्मेंद्र की चुनाव लड़ाने की कन्नौज में बात कही जा रही थी, लेकिन धर्मेंद्र को आजमगढ़ से टिकट दिया गया है। फिर वहां आजमगढ़ से एक बार फिर से दिनेश यादव के सामने वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो है जो समीकरण बन रहा है वो साफ समीकरण बन रहा है कि अखिलेश यादव भी मैदान में उतरेंगे, यानी कि कन्नौज से एक बार फिर से जो है अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ हम अगर कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस जिस तरीके से गांधी परिवार को आगे करके इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव लड़ना चाहता था, तो वहां कुछ संशय दिखाई दे रहा है। यानी हम ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो गांधी परिवार इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहा है। यानी कि जो एक
रायबरेली और सुल्तानपुर अमेठी की जो सीट हुआ करती थी, उस सीट पे इस बार जो है अलग प्रत्याशी उतारे जाएंगे मैदान में। लेकिन कांग्रेस जो अपना जो एक परिवारवाद है, वो परिवार को यहां से खोता हुआ नजर आएगा। यानी कि एक गढ़ हुआ करती थी, एक सीट हुआ करती थी कांग्रेस के पास में, कभी रायबरेली की सीट हुआ करती थी, लेकिन वो सीट पे अब कांग्रेस परिवार जो है चुनाव नहीं लड़ेगा। तो यानी कि साफ है कांग्रेस का ही कोई ना कोई प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतरता हुआ नजर आएगा। तो साफ है कि समीकरण पूरी तरीके से तैयार हो चुका है कांग्रेस पार्टी, और अभी तक ने प्रत्याशियों का नाम भी लिस्ट भी नहीं जारी किया। इसके साथ कोई बहुत से प्रत्याशी हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि आखिर टिकट का ऐलान हो तो हम लोग मैदान में उतरें। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो देरी है, और ये देरी कितने अच्छी साबित होती है या कितनी खराब साबित होती है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से कांग्रेस को अब तक अपने प्रत्याशियों का चयन जो है वो कर देना चाहिए था, वो मैदान में उतार देने चाहिए थे। समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी ने भी बहुत से ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चा संशय बना हुआ है, उन नामों को अभी तक भी नहीं जारी कर रहा है। और इसी तरीके से दोनों गठबंधन जो है कितना कारगर सिद्ध होते, ये आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव के बाद पता चलेगा, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अभी के फिलहाल जो इनकी रणनीति है वो साफ है कि आगे चुनाव के तहत जो है ये लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं, संदीप जी वापस आएंगे और उसके बाद कुलदीप का रुख करेंगे। और इस पर मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं। चुनावी आचार संहिता लागू हो चुकी है और प्रशासन इसको ठीक तरीके से पालन कराए, चुनाव आयोग ने इसको लेकर निर्देशित किया। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं चुनावी आचार संहिता लगने के बाद इस तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता मौजूद है। कुलदीप, अगर हम बात करें पीलीभीत की, तो वहां पर किस तरीके से चुनावी आचार संहिता का पालन हो रहा है, साथ ही साथ ये जो बैनर पोस्टर हटाने की बात कही जा रही थी, इन तमाम चीजों पर भी किस तरीके से फोकस किया जा रहा है, साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी तरीके की कोई अराजकता ना हो, उस पर कैसे फोकस किया जा रहा है? ही सर्विलांस टीमें 45 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें बनाई हैं, लगभग 63 सर्विलांस टीमें बनाई हैं और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात करने के लिए खुद जाकर जो 1200 लगभग बूथ बनाए गए हैं, जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां अपने आप जाकर निरीक्षण किया है कहाँ कितने पुलिस फोर्स की आवश्यकता है। और पूरी तरह से गहन चेक इन अभियान चलाया है जो लगातार कल से चल रहा है। कल ही चाहे सिटी मजिस्ट्रेट हो, चाहे एडीएम हो, चाहे सारे सीओ हो, सबको ये निर्देश दिए गए थे कि जितने भी राजनीतिक पोस्टर बैनर हैं सारे उतरवा दिए जाएं। और कल रात तक गहन अभियान चलाकर बुलडोजर से और टीमें लगाकर पोस्टर बैनर उतरवा दिए गए। और उसके बाद से ही लगातार रात में भी कई सारी मीटिंग्स अधिकारियों के साथ, पुलिस के अधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक ने की और टीमों को भी निर्देश दे दिए हैं कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण और जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उन पर खास निगरानी रखी जाए। वीडियोग्राफी के लिए 48 टीमें बनाई गई हैं जो सोशल मीडिया और अफवाह फैलाने वाले लोगों पर निगरानी रखेंगे। सर्विलांस टीमें लगाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस अधीक्षक पूरी तरह से सख्त हैं और चुनाव की आचार संहिता का कड़ाई से पालन करवाने के लिए सबको निर्देश दे दिए गए हैं। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। लखनऊ से हमारे साथ संदीप लगातार बने हुए। संदीप, अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सोशल मीडिया और उसमें किसी तरीके की कोई अराजकता ना हो, इसको लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इसका जिक्र भी चुनाव आयोग ने किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। बिल्कुल ऐसी देखिए, साफ है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा भ्रमिक खबरें जो होती हैं, जो भ्रमिक चीज़ें होती हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रसारित होती हैं। यानी कि लोग जो है इतना शेयर कर देते हैं उन चीज़ों को जो हर एक जन तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में साफ तौर पे सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी की जाएगी और निगरानी को लेकर के इसका मॉनिटरिंग सेल भी बनाया जाएगा। चुनाव आयोग इससे पहले हर जिले में एक मॉनिटरिंग सेल तो बना ही रहा है, इसके साथ साथ एक इसका पूरा एक MCR बनाया जाएगा, उसमें उसके अंतर्गत इस पे कार्य योजना पे काम किया जाएगा। इसको लेकर के अतिरिक्त फोर्स जो होगी वो भी तैनात रहेगी, क्योंकि पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर आज की डेट में आधारित है बहुत सी चीज़ें कि इतनी जल्दी कोई भी चीज़ वायरल ना हो, कोई इतनी चीज़ें इतनी समय में बहुत तेज चीज़ें जो है समाज के तौर पर ना जाएं, क्योंकि जो भ्रमिक खबरें हैं वो भ्रमिक खबरें कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को प्रसारित करती हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के लिए एक निर्देशित किया गया है। उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने कल साफ तौर पर अपने प्रेस नोट में भी यही कहा था कि जिस तरह के सोशल मीडिया में अफवाह फैलती है, अफवाहों के साथ में
में ऐसी चीज़ें शेयर कर दी जाती हैं जो सही नहीं होती हैं, तो इन चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण होगा कि आखिर अवैध और अवैध जो असलहे होते हैं, जो लोगों के पास होते हैं, उन पे कैसे निगरानी की जाएगी, उनको लेकर के भी निर्देशित किया गया है साफ तौर पे, क्योंकि लंबे वक्त तक चुनाव आचार संहिता लगनी है, तो ऐसे में शांति व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी उस पर भी पूरी तरीके से पालन कराने के लिए निर्देशित किया गया है। रात में गश्त देने के लिए निर्देश दिया गया है कि आप सड़कों पर पुलिसकर्मी गश्त देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद से लगातार जो ट्रैफिक सिस्टम होता है और इसके साथ ही साथ जो ब्लैक फिल्म होती है या फिर किसी प्रकार से कोई पैसा जो है वो इधर से उधर ले जाने के लिए, या फिर हम सामग्री की बात कर लें, हम पोस्टर बैनर की बात कर लें, वो किसी प्रकार से इधर उधर ना जाएं, तो उनको लेकर के लगातार संगीन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। हर चौराहे पर अभियान चलाने के निर्देशित किया गया। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जो बड़े अधिकारी होंगे, जो वो सड़कों पर खड़े होते नजर आएंगे, उस अभियान में पूरी तरीके से साथ देंगे। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो विशेष तौर पर निगरानी रखी जाएगी। जो सीसीटीवी कैमरे जो खराब लगे हुए हैं, जो काफ़ी लंबे वक्त से जो खराब हो चुके हैं, जिनकी मेंटेनिंग नहीं हो पाई अब तक, लेकिन उसे चुनाव से पहले पूरी तरीके से इसे सही करा लिया जाएगा, क्योंकि हर तरीके से पुलिस इस बार कोई कमी और कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि किसी प्रकार से किसी बड़ी घटना को कोई कसर निकले। तो ऐसे में जो हर चौराहे पे जो सीसीटीवी लगाए गए हैं, बहुत ठीक है संदीप जी, देखना होगा किस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। और चुनावी आचार संहिता तो लागू हो ही चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुद्दे की बात में हम बात कर रहे थे, चुनावी आचार संहिता हो गई है लागू और इसका पूरी तरीके से पालन हो, ये प्रशासन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।